आज की परिचर्चा जो अपने देश के 13 राज्यों में और एक केंद्र शासित राज्यों में उपचुनाव हुआ और उसके जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर के है और उस परिणाम का भाजपा के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, इस विषय पर चर्चा करनी है। हमारे बीच हम लोगों के साथी और भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र हैं और डॉक्टर योगेंद्र इस संबंध में अपनी बात विस्तार से रखेंगे। यह तय है कि जो चुनाव परिणाम सामने आया है, उससे यह बात तो बहुत साफ हो गई है कि एक तरह से जो केंद्रीय शासन है या भाजपा की जो सरकार है, वह एक तरह से हिल गई है और उसका साफ-साफ नतीजा सामने दिख रहा है कि अभी तो उसने इसके कारण जो है तुरंत पेट्रोल में और डीजल में कटौती की है, दाम को घटाया है। तो यह अपने आप में इस दर्शाता है कि किस तरह से अगर चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ जाता है, तो भाजपा किस तरह से मतलब इस पूरे परिणाम को देखकर डरती है और जो कुछ भी महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के जो भी अलग-अलग उछाल हुए हैं, उसमें कटौती करने की कोशिश भाजपा ने की है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसमें साफ है कि भाजपा बुरी तरह से हारी है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाजपा इसलिए हारी है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। इसका मतलब महंगाई एक बड़ा मुद्दा अब देश में बनने वाला है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर योगेंद्र अपनी बात इस संदर्भ में रखें कि इस जो उपचुनाव का जो परिणाम सामने आया है, उसका असर देश पर क्या पड़ने वाला है और भाजपा की राजनीति, भविष्य की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। डॉक्टर योगेंद्र इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। डॉक्टर योगेंद्र। साथियों, अगर आप देखें 2019 का जो चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव, और उसके पूर्व लगातार बीजेपी अपना संसदीय क्षेत्र जो भी खाली हो रहा था वो खो रही थी और ये लग रहा था कि 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और फिर कुछ धमाके हुए देश में और धमाके हुए या करवाए गए और उसके आधार पर जनता का जो मूड है, जनता की जो संवेदना है, वो बदलती चली गई और नतीजा हुआ कि उससे भी ज्यादा सीट पर बीजेपी जीत कर चली है। भारतीय जनता जो है वो अनुभूतियों पर चलती है, हृदय से चलती है और जो कुछ मन में आ जाता है उसमें सामने देखती नहीं है और उसके आधार पर काम करती है। अभी 30 विधानसभाओं में चुनाव हुए देश में, जैसा कह रहे हैं कि 13 राज्यों में हुए और 3 लोकसभा की सीट पर चुनाव हुए और जो संकेत आता है कि जहां सत्ताधारी दल है, राजस्थान में सत्ताधारी दल था तो वहां भी सत्ताधारी कांग्रेस कायम रही, बिहार में भी कायम है, असम में भी कायम है। ज्यादा जो चर्चा है वो हिमाचल को लेकर है और हिमाचल में जो सीटें थी 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, 3 विधानसभा में 2 कांग्रेस की सीट थी, 3 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी हार गई और अपना जो लोकसभा सीट था जो मुख्यमंत्री की जगह आती है तो वहां भी वो हार। तो 4 सीटों को देखकर हम लोगों को लगता है कि महंगाई एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी वहां कहा है कि महंगाई एक मुद्दा है और उसके आधार पर ये हुआ है। किसान संगठनों का कहना है कि नहीं, वहाँ जो अडानी और इस तरह का जो काम हुआ है खेती बाड़ी पर, उसकी वजह से उसकी हार हो गई। अगर महंगाई मुद्दा बन गई थी इस उपचुनाव में तो बिहार में क्यों नहीं है, असम में क्यों नहीं है और राजस्थान में भी क्यों नहीं है, स्थानीय जो सरकारें हैं उसके प्रति गुस्सा क्यों नहीं है। केरल और दादर और इस तरह की चीजों में ये हुआ है
तो महंगाई अभी तक मुझे लगता है कि राजनीति का मुख्य मुद्दा नहीं है। बिहार में तो ये दिख रहा है साफ साफ, जितनी वोट से यहाँ हार जीत हुई थी लगभग कमोबेश उसी तरह की हार जीत बिहार में है। हाँ, हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हुआ है, जो वोट परसेंट बहुत ज्यादा गिरा है बीजेपी का, और राजस्थान में भी देखने में आता है कि कहीं कहीं तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर ये है। तो ये संकेत जरूर है कि बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन विपक्ष की जो राजनीति है वो राजनीति भी महंगाई को, बेरोजगारी को, उसके जो वादा खिलाफी है सरकार की, उनका जो आश्वासन था, जो वादे थे देश के साथ, उन वादों पर खरा बीजेपी नहीं उतरी है, और ये लोग भी जोर शोर से उसको केंद्र में नहीं ला पाता है। बिहार में तो देखने में आता है, तारापुर मेरे आसपास है, भागलपुर के काफी आसपास है, जिसमें जातियों को जोड़कर विपक्ष ने भी चुनाव लड़ा। उसमें कभी महंगाई बोलते रहना एक अलग बात है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना एक अलग बात है, लेकिन देखा यही गया कि फिर वहीं पर आ गया, वैश्य को एक टिकट दिया गया, वैश्य जोड़ यादव जोड़ अन्य छोटी छोटी जातियां, उधर कुर्मी और कोयरी और इस तरह की का एक बनाया गया। और चुनाव कांग्रेस तारापुर में तो इसी आधार पर हुआ है, महंगाई उसके केंद्र में कतई नहीं थी। अगर महंगाई रहती तो एकदम हार जीतने का कोई सवाल ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो घनश्याम जी कह रहे हैं, अगर काश ऐसा होता कि महंगाई मुद्दा होती, बेरोजगारी मुद्दा होती, शिक्षा को तहस नहस करने की जो कोशिश है वो होती, और तमाम चीजें होती तो अच्छा था, लेकिन ये दिखता नहीं है। भारतीय समाज जटिलताओं वाला समाज है, बहुत आसान समाज नहीं है, और बहुत तरह की जातियां और संप्रदाय यहाँ सक्रिय रहते हैं, और उसका व्यापक असर राजनीति पर अभी भी है। सब कुछ जानते हुए भी कि ये सब है, बावजूद इसकी जनता वोट कर देती है, और जनता को वोट करने में मीडिया भी अपनी भूमिका निभाता है, और तमाम तरह के जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब लग जाते हैं। पैसे के आधार पर बहुत कुछ तय हो जाता है। किसान बिल में तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि किसान बिल बाद में आती है, और उसके आधार पर काम पहले शुरू हो जाता है। अडानी ने पहले से शुरू कर दिया, सब गोदाम बनाना शुरू कर दिया था। तो संसद के साथ बिटरे है, और तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके प्रति जो अवमानना है, जो अवज्ञा है मन में, वो तो घनघोर है। ये हम लोग देख रहे हैं, और देख करके भी हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे मन में ये बात आती है, हम सबों के मन में आती है कि बीजेपी हार जाए तो बहुत अच्छा है, इसकी जगह पर जो आ जाए, कांग्रेस आ जाए, दूसरे लोग आ जाए, तो वो अच्छा है, क्योंकि इसकी तुलना में वो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो ज्यादा वो सुनती है, और थोड़ी लोक लाज उसमें बचा हुआ है। और यहाँ तो एकदम लोक लाज बचा हुआ नहीं है। बेशर्मी के साथ महंगाई के बारे में जो टिप्पणी है, पेट्रोल के दाम और कड़वा तेल के दाम और इस तरह की चीजों के बारे में उसकी प्रवक्ताओं के जो मतलब बयान हैं वो अद्भुत हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में इतनी बेशर्मी कभी आई थी अभी तक, जितना हम लोग देख सके हैं। उतनी बेशर्मी यहाँ है, और लोग देख भी रहे हैं, उसके भी समर्थन में लोग खड़े हैं और तरह तरह की बातें किया करते हैं। जिस महंगाई के बारे में भद्दी टिप्पणी किया करते थे नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह के खिलाफ, और जिस पेट्रोल के दाम को लेकर के बहुत लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे, और उसी महंगाई को लेकर जिस तरह का जस्टिफिकेशन है वो तो उन्हें अद्भुत है। इतना लोच कहाँ से आता है, इतनी बेशर्मी कहाँ से लोग ले आते हैं, और उसको भी जनता मैंने तरजीह देती है। बुद्धिजीवी वर्ग एक खास वर्ग जो है वो उसके साथ होता है। तो ये सारी बातें हैं। इस विधानसभा के चुनाव के बाद ठीक कुछ पेट्रोल के दाम घटाए गए, तो ये हम लोगों को लग रहा है कि जनता सुनती है। राकेश टिकैत कह भी रहे थे कि अभी जो दवा दी गई है वो काम कर रही है। 3 साल तक ये कोर्स है, 3 साल का,
3 साल में वो दवा दी जाएगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी कुछ हालात थोड़े से सुधरे हैं। इस तरह की टिप्पणी हो रही, बहुत तरह की राजनीतिक वक्तव्य भी आ रहे हैं और हम लोगों को अपना अपना विश्लेषण भी है, जैसी दृष्टि से देखते हैं उस तरह का विश्लेषण करते हैं। लेकिन एक बात ये लगती है कि गुस्सा बीजेपी के प्रति है। ये चुनाव जो भी दिखता है, उसकी कुछ सीट जो जिसकी अपनी सीट थी वो सीट वो हारी है। तो ये लगता है कि निश्चित तौर से जनता के मन में ये गुस्सा है। और गुस्से की जो वजह है वो निश्चित तौर से जो महंगाई है, उससे जो पीड़ा है, उससे जो दुख है, वो तो है ही। युवाओं के अंदर भी एक तरह का गुस्सा पनप रहा है कि जितने वादे थे, जो रोजगार बेरोजगारी का जो मामला था, वो मामला सॉल्व नहीं कर सका। इस तरह की चीजें जनता के मन में जरूर चल रही है, लेकिन भावुक ढंग से कब इसको बिगाड़ दिया जाएगा, कब नए नए मुद्दे खड़े किए जाएंगे, ये कम आश्चर्य लगता है कि अब अमित शाह आते हैं लखनऊ तो किसी मुद्दे के बारे में बात नहीं करते। हमारी सरकार ने 4.5 साल में क्या काम किया, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीजें उलाते हैं कि रास्ते में ऐसा हुआ तो नवाज वाला ऐसे कर रहा था, मतलब एकदम हिंदू मुसलमान की धुरी पर। और उसको अभी विश्वास है कि शायद हिंदू मुसलमान करते करते ही हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे। ये चाहे योगी का भाषण देख लीजिए, अमित शाह का भाषण देख लीजिए, उनके नेताओं की बात देख लीजिए, और पढ़े लिखे लोग हम प्रोफेसर्स में देखते हैं, बात करते हैं तो कोई कोई कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि बीजेपी का राज आ गया, नहीं तो इस्लामीकरण हो गया होता। ये देश जो है पीएचडी डॉक्टरेट किया हुआ है, मतलब के प्रोफेसर लोग भी इस तरह की बात करते हैं, तो समझिए कि ये ग्रंथि, सांप्रदायिकता की जो ग्रंथि है वो कितनी गहरी है और कहाँ कहाँ जाकर के चोट इसने की है और कितना असर और प्रभाव डाला है, ये हम लोग देख सकते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र भी देखते हैं, भाषण जो बैठे रहते हैं भाषणों में देखते हैं तो उस तरह की चीजें चली आती है। तो यह गहरे तूल से जो दबा हुआ है 1947 के बाद से जो कुछ तूफान है हमारे अंदर, उसका किस रूप में व्यक्ति होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा कहना मुश्किल है। बावजूद इसके कि जो बातें हैं, घनश्याम जी ने जो बातें की हैं, उसमें विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है, वो समर्थन ही है। ऐसी चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं। हाँ, विपक्षी जो ताकत है, वो ताकत अपने को कैसे कंसोलिडेट करेगी, एक होगी नहीं होगी, एक प्लेटफॉर्म पर आना संभव होगा या नहीं होगा। ममता बनर्जी भी कुछ अलग अलग बात करती रहती है, जगह जगह जैसा स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ होता है पार्टियों का, दल का, वो लोग इस तरह से मैंने कर रहा है। यूपी में भी साफ साफ देखिएगा एकदम विखंडित सब कुछ है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट है वो बीजेपी का वोट है, वो सवर्ण वोट लेकर के ये कहते हैं वो उनका वोट काटेगा तो और सपा को फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। जमीनी स्तर पर कौन सी कैसी बातें नहीं कर सकते, लेकिन औरतों को लेकर के जो प्रियंका कर रही है, इसका असर एक हद तक पड़ेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि औरतों को लेकर के जो कह रही है कि 40% सीट देंगे, इसका भी एक मैंने असर पड़ने वाला है, ये मुझे लगता है। और इधर जो सपा की दशा है, सपा में कंसोलिडेशन है, मतलब आसपास की जो ताकतें हैं उधर आकर्षित हो रही हैं, तो वो भी लगता है कि सपा एक बड़ी ताकत है और बीजेपी को हराने में शायद सपा ही संभव बड़ी ताकत बने। बसपा धीरे धीरे मैंने खत्म हो रही है क्योंकि वो अपने मूल मुद्दों से ही भटक रही है। जिन चीजों को लेकर झांसी राम ने खड़ा किया था, उन चीजों में त्रिशूल भी दिखा रही है, हाथी नहीं आदि आदि कर रही है। तो जहां से चली थी वो चूंकि अपना लक्ष्य भ्रष्ट हो रही है, इसलिए लोग भी उठते कटते चले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यूपी का जो चुनाव आने वाला है, पहला चुनाव वही होगा शायद। उस चुनाव में एक बात है कि योगी के प्रति, योगी का जो व्यवहार है वो तानाशाह वाला है। वह लोकतांत्रिक बॉडी को समझता नहीं है, उसका घर गिरा देंगे, उसको ये कर देंगे, उसका ये कर देंगे। जो भाषा है, साधु की भाषा तो नहीं है, एक सामान्य मैंने आदमी की भाषा भी नहीं है। और उसका जो स्वभाव है, न करुणा है, न सृजन है, न संवेदना है, न हिंसा है, वो तमाम से चीजों से अलग है। और इतना बड़ा अहंकार तो मुझे लगता है सामान्य लोगों में नहीं होता जितना बड़ा अहंकार के भी योगी में है। और योगी के अंदर जो एक भाव आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है,
उस तरह का तलवार में भी देखिएगा, जितना कुछ मिलन समारोह होता है तो तलवार देना शुरू करते हैं, पर हमको समझ में आज तक नहीं आया कि तलवार क्यों दिया जा रहा है और मुकुट क्यों पहनाया जा रहा है राजा की तरह, और तलवार क्यों? तो क्योंकि हम लोगों के मन में है रजवाड़ा ऐसा होता है और तमाम जो वो भाव है, वीरता वाला भाव है क्यों नहीं किया, तो इस तरह की चीजें चल रही। योगी की हार मुझे निश्चित लगती है। हाँ, तमाम तरह के चीजों को देखने के बाद भी ये मुझे लगता है कि योगी जीतने वाला नहीं है। यूपी निश्चित तौर से जाएगा। इस जिस तरह की बौखलाहट जिसके अंदर है और जो चीजें बोल रहा है, तो ये लगता है इन लोगों को कि हमने तो काम किया नहीं, तो चलो यही यही एक आधार है जिसके आधार पर काम कर रहे हैं, और जगह जगह मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उस तरह की चीजें हो रही है। तो अभी जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव से एक संकेत है कि बीजेपी की हालत खराब हो रही है। मतलब वोट परसेंट में हिमाचल में तो बहुत ज्यादा गिर ही गया है, अन्य इलाके में भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती है, तो वो भी गिर रही है। दूसरी बात ये लगती है कि जो मुद्दा बनना चाहिए था, काश ये बन जाए तो और भी अच्छा रहे, देश के लिए एक अच्छा होगा कि महंगाई अगर मुद्दा बनता है तो हिंदू मुसलमान का जो भाव है वो भी, क्योंकि पीड़ा तो दोनों समुदाय को है या सभी समुदायों को है, तो अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार बन जाए तो बहुत अच्छा है। शिक्षा जो में जो कुछ हो रहा है वह बन जाए तो और भी अच्छा है। बेरोजगारी, और बेरोजगारी को लेकर के हमारी पार्टियां शायद इसलिए नहीं है बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं कि आर्थिक नीतियों में बहुत ज्यादा तफरका है नहीं। सवाल ये है कि अगर दूसरी पार्टी आती भी है तो क्या आर्थिक नीतियों में ये में फिर बदल होगा कि वो नए सिरे से रोजगार के बारे में या मतलब आर्थिक चीजें जो यहाँ है उसको ये कर सकेगी, चाहे फैक्ट्री हो, खेती हो, गृहस्थी हो, ये तमाम चीजें हैं, उसमें आर्थिक नीतियों में जो अंतर नहीं है या उस पर सोच नहीं है, वो बड़ी चिंता की बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि कम्युनिस्ट से लेकर के दक्षिण पंथी तक तमाम लोग एक ही तरह से लोग सोचते हैं कि ये ऊपर से कहीं से आएगा, कोई उद्धार करने वाला आएगा, पूंजी वाला आएगा, पूंजी यहाँ लगाएगा, उसके आधार पर ये होगा ये होगा। ये चीजें जो आई है, ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि बैंकरप्सी जो वैचारिक रूप से है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और एक स्पष्ट विजन नजर नहीं आता है। आलोचना करना एक अलग बात है, हम क्या करेंगे ये नहीं बता पा रहे कि ये हो गया, महंगाई आ गई है तो आगे आप क्या कीजिए, अगर महंगाई घटाइए कि नहीं ये वादा करिए, रोजगार को आप कैसे दीजिएगा ये वादा कीजिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। तो ये संदेह जो बनता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा और कितना संकटपूर्ण होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कुछ बातें जो आई हैं वो सही हैं कि यह गुस्सा है देश में बीजेपी के प्रति, विकल्प के रूप में जो शक्तियां खड़ी हो रही हैं, जो राजनीति चल रही है अभी, उसमें एका का अभाव तो है ही, शायद वैचारिक एका का भी अभाव है। विचार के स्तर पर भी सिर्फ इतना ही है कि चूंकि वो खराब है इसीलिए हम उसकी आलोचना करके फिर वो हम पहुंच जाए, फिर हम खराब करें, फिर हम वो आ जाए, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं। तो वैचारिक जो चीजें हैं, जो समझ है आर्थिक नीति से लेकर शिक्षा होते हुए तमाम चीजों में एक स्पष्ट विजन रखने की स्थिति में न कांग्रेस नजर आती है और न ही तृणमूल कांग्रेस से लेकर के राजद होते हुए, सपा होते हुए जो ये है, तो वह जो कमी है ये एक बड़ी कमी है और इसके बारे में हम सबों को भी चिंता होनी चाहिए कि भाई इसके आधार पर क्या करें, कैसे करें, जो मूल केंद्र में बने कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। यही सब चीजें मुझे नजर आती हैं। इसके अलावा तो कुछ जो जिस तरह की चर्चा हो रही है उसी का हिस्सा है, उस तरह की चीजें मेरे मन में आती है। मुझे इतनी बात करनी थी। धन्यवाद योगेंद्र जी। आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा के प्रति लोगों में बहुत गुस्सा है और इस कारण से उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। जरूरत इसकी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वैचारिक एकता कायम करे और महंगाई के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को पूरी शिद्दत के साथ उठाए तो शायद तस्वीर बदल सकती है। लेकिन एक बात हमें लगता है कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने, जयराम ठाकुर ने जो कहा, वो बहुत चालाकी से उस सवाल को, माने उस मुद्दे को दबा दिया जो कि अडानी के खिलाफ पूरे हिमाचल में गुस्सा है। और
महंगाई का सवाल तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित तौर पर सवाल है, और मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है, इतनी गिरावट आई है भाजपा के वोट में, उसमें साफ है कि वहां के सेब की खेती को जिस तरह से तहस नहस किया है, वहां के किसानों को जिस तरह से माने एक तरह से भिखमंगा मंगा बनाने की स्थिति तक ला दिया है वहां की माने क्या बोलते हैं अडानी ने, तो उसका भी एक गुस्सा वहां के लोगों में है। हमें लगता है कि इस पर विनोद जी अपनी बात रखेंगे। विनोद जी हमारे बीच हैं और हम चाहेंगे कि विनोद जी क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का भारत के भविष्य पर, राजनीतिक भविष्य पर और भाजपा पर, इस पर अब विनोद जी अपनी बात रखें। साथी विनोद। उत्तर प्रदेश या क्या बोले झारखंड पर? नहीं, पूरे मैंने भाजपा के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव परिणाम का, इस पर अपनी बात रखनी है आपको, और जो परिणाम सामने आया है उससे क्या दिखता है आपको? देखिए, चुनाव जो हुआ है, उस चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसमें 2-3 चीजें तो दिखाई दे रहा है। जो सामने आंकड़े हैं कि 29 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, 8 पर कांग्रेस जीती है और 14 सीटों पर। और दूसरा चीज जो साफ साफ आया है वो ये कि जहां सत्ता में जो पार्टी रही है वहां उसी की जीत हुई है। अपवाद हिमाचल और एक जगह और है हिमाचल और तेलंगाना में 1 सीट भाजपा जीत सकी है। सबसे बड़ा संकट जो योगेंद्र जी बोले कि भाजपा ने अपने शासन काल में ध्रुवीकरण या अपना जो वोट बैंक है उसको बहुत बढ़ाया है और मजबूत भी किया है। और ध्रुवीकरण ऐसे ऐसे चीजों को, जैसे अभी देख लीजिए कि मैंने कोरोना काल में कम से कम 40 लाख लोग मरे हैं और ये एक राष्ट्रीय आपदा था, राष्ट्रीय शोक का समय था। उसके बावजूद कहीं भी महानगरों में, छोटे शहरों में या इसमें लोग और इतने दुगने वेग से दिवाली मना रहे हैं जैसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चाहे जो घटनाएं हुई हैं उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, या जो मरे वो कम हैं और जो जिंदा बच गए वो ज्यादा हैं, इसलिए वो ज्यादा जश्न मना रहे हैं। तो इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, हर चीज को लेकर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, महंगाई को लेकर ही, जैसे अब लोग झिझकता है, कोई ये नहीं कह सकता, जस्टिफाई नहीं करता महंगाई को लेकर, लेकिन अब उसको लोग जस्टिफाई कर रहा है और वो तबका मुखर हो गया है। तो ये सब चीजें जो परिवर्तन धीरे धीरे है और जिस बेरहमी से भाजपा शासन कर रही है और एकदम नजरअंदाज कर रही है, किसान आंदोलन इतना बड़ा चला और उसको एकदम केयर नहीं कर रही है, क्योंकि वो मान के चलती है कि वो जिस रास्ते पे चली है, जो 100 बरस से वो चलती आ रही है, वो रास्ता अब धीरे धीरे पकड़ प्रशस्त हो चुका है और वहां से उसको तो वापस नहीं ही होना है और उससे उसको साफ दिख रहा है कि लाभ होगा। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश खास करके, जैसे पिछले उपचुनाव में जो ये रिजल्ट आया है उससे सबसे ज्यादा निराश करता है बिहार हमको। बिहार में कैसे 2 सीट जो भी था तेजस्वी, और वहाँ वातावरण ये दिखाता है यानी मीडिया में भी और ऐसे भी कि वहाँ तेजस्वी या उनकी पार्टी राजद लालू यादव आके भी भाषण दे गए और ये वो हुआ। उसके बावजूद जो जीती जदयू, ये सचमुच बिहार ऐसे राज्य में तो संकट तो शुरू से ही है। ऐसे भी ग्रैंड सफलता जिसको भाजपा कहती है वो उत्तर भारत की सफलता है, उत्तर भारत के कुछ राज्यों की सफलता है। पूर्वोत्तर भारत में भी अब असम में जीत गया, लेकिन ऐसे बंगाल जो बड़ा राज्य है वहाँ वो पैठ नहीं बना सका, साउथ में नहीं बना सका, कहीं छिटपुट अब आ जाए, उलट पलट हो। अब तो उत्तर भारत के ही लोग भर गए हैं, बहुत सारे दक्षिण में भी जाके चले गए हैं और ध्रुवीकरण होता है। और ध्रुवीकरण में जो ये हो रहा है कि मान लीजिए वहाँ की पार्टी जो है स्थानीय पार्टी है, चाहे जो है,
उसमें यदि एक फैक्शन भी टूट के आगे विभाजन हो गया तो जो और सपोर्ट उसको मिल जाता है, उससे वो लोग भारी पड़ जाता है। तो ये चक्कर है। उसमें उत्तर प्रदेश ऐसा जगह, वो तो टेस्ट होगा, एसिड टेस्ट होने वाला है कि वहाँ क्या होगा। और हम बहुत आशान्वित नहीं है अभी जो हालत देख रहे हैं, खास करके विपक्ष की जो हालत है वहाँ। जैसे मान लीजिए हम कांग्रेस के बढ़ोतरी से खुश हों थोड़ी देर के लिए कि सोनिया प्रियंका कर रही हैं और असर करेंगी, लेकिन प्रियंका नुकसान किसको करेंगी? क्योंकि वो, ये ज्यादा अहम सवाल है। यदि आप किसी तरह एकीकरण नहीं कर पाते हैं, विपक्ष मजबूत होके, खास करके हिंदी पट्टी में मजबूत होके नहीं लड़ेगी तो बहुत मुश्किल रहा है उसका। तो इसलिए ये, और जो मुद्दे जिसको देखकर पहले आंदोलन माने ये चुनाव परिवर्तन हो जाता था, बदलाव हो जाता था, और वो सब मुद्दे तो हवा हो चुका है। महंगाई तो कल रात भर पटाखा मेरे मोहल्ले में इतना जला ना कि लगा कि महंगाई का परचक्के उड़ रहा है। कहाँ महंगाई है भाई? कोई संकेत नहीं मिलता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि है, महंगाई है और बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक बड़ा हिस्सा है, कम से कम 20 आबादी का कम से कम 20% खाता पीता एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो राजनीति में और हर जगह भी हावी है। और उसके कारण वो दिखेगा भी कि महंगाई प्रभावित नहीं हो रहा है। पेट्रोल को लेके इतना ये होता है कि इतना रेट बढ़ गया और उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस बड़ा फैक्ट ये है कि पेट्रोल, ज्यादातर लोग पेट्रोल का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो सरकारी खर्च पर करते हैं। नेता, मंत्री, संतरी, यहाँ तक कि पूंजीपति वर्ग भी जो पेट्रोल देता है तो अपने एम्प्लॉय को देता है और उसका लागत कॉस्ट में जोड़ देता है उस खर्च को। बोकारो स्टील को, चाहे किसी भी कंपनी को क्या नुकसान होने वाला कि वहाँ के एम्प्लॉय को, बैंक कर्मियों को क्या नुकसान होने वाला है? तो एक संगठित क्षेत्र जो वो विभाजन हो गया है, संगठित क्षेत्र वो धीरे धीरे थोड़ा मोटा भी हो गया है, माने बढ़ भी रहा है। तो वो तबका पूरी चुनाव का जो पुराना जो समीकरण था, चुनाव का जो पुराना जो मुद्दा था उसको बदल दिया है। और इसलिए यदि विपक्षी लोग, खास करके जैसे बंगाल में, माने ये अपराजय नहीं तो साबित हो गया, कस के हारे हैं बंगाल में इतना सब कुछ, सारी ताकत का इस्तेमाल करके भी, और भविष्य में आगे भी हार सकते हैं। झारखंड में भी हार गए लोग, ऐसा नहीं है कि असर नहीं है। अभी जो झारखंड में तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि अदानी के कारण भाजपा हारी, या जो देशद्रोह का मामला और इसको लेकर जो पूरा 1-1.5-2 बरस तक जो आंदोलन और ये वो चलता रहा, उसका प्रभाव पड़ा चुनाव पर। और लेकिन कुल मिला के, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरा संदिग्ध है मामला कि यदि बसपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ेगी तो भाजपा का रास्ता वहां निकल आएगा, जैसे तैसे करके भी वो वहां जीतेंगे। इसलिए कुल मिला के बहुत उम्मीद नहीं है हम नहीं, और जब तक विपक्षी एकता कायम नहीं होती है तो वो वहां भाजपा को पराजित करना बड़ा मुश्किल होगा। और समाज में ध्रुवीकरण बहुत तेज हुआ है। केवल वो उसमें सीधा है कि वो चीज जो आरक्षण से जो खतरा पैदा लोगों को हुआ था, जिसके कारण चंद्रशेखर ऐसा आदमी डामाडोल हो गया, वीपी सिंह के खिलाफ हो गया था, तो उस हिसाब से अभी जो मामला आ रहा है तो वो जो तबका है जो राज करता रहा है अभी तक, सवर्ण मानसिकता वाले लोग, मनुवादी लोग, वो किसी हालत में तब सत्ता हाथ से निकलने देना नहीं चाहते, और वो मोदी के तमाम मूर्ताओं को बर्दाश्त करेंगे। पढ़ा लिखा तबका, ये वो जितने लोग हैं काबिल विद्वान, जो एकांत में
मन ही मन हंसते भी होंगे और रोते भी होंगे, लेकिन वो मोदी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के और जगह का बात हम नहीं कर सकते हैं ठीक से, लेकिन क्या होगा कैसे होगा, जहां भी संगठन है, जहां भी ताकतवर लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जमीन से जुड़े लोग। और योगेंद्र जी एक चीज और बहुत बोले हैं, ध्यान दिलाए, जिस पर जो हम भी हमेशा कहते रहे हैं कि सारी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो घिस पिट कर एक हो चुकी है, सबकी अर्थ नीति एक है, सब संसद में सदस्य हैं, सब वही सुविधाओं का उपभोग करते हैं और उनमें कोई जरा सा भी अंतर नहीं, सब पूंजी निवेश और उस पर आधारित उद्योग धंधा के विकास में भविष्य देखते हैं। इसलिए हम तो ये भी कहेंगे कि इसलिए कांटे की लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, और ये हार और जीत इससे हम लोग प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को जो समाज में ये चेतना आए और समस्याओं के बारे में समझ आए, और जो कॉरपोरेट घराने हैं उसके खिलाफ एक जमीन मजबूत बने, और आर्थिक मुद्दों पर जो वंचित समाज एकजुट हो, जिसमें एक चीज बहुत खतरनाक है कि मान लीजिए दलित तो कहीं कहीं ठीक है, कांग्रेस के साथ हो या दलित भाजपा के विपक्ष में भी जाए, लेकिन ओबीसी का एक जो बड़ा तबका है जो 45% लोग बोलते हैं कि है, उसका जनगणना नहीं हुआ है, तो उसमें बुरी तरह घुसपैठ भाजपा की हो चुकी है। और उसका कारण भी है कि पिछड़ों का जो जब भी राज होता है तो सताए जाते हैं दलित और पिछड़े ही, अति पिछड़े। उसमें वो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ या सवर्णों के खिलाफ मोर्चा नहीं संभालते हैं और उससे नहीं लड़ते हैं, वो अपने इलाके के गरीब गुरबा लोगों को ही। इससे उस अनुभव से त्रस्त होकर लोग सारा चीज भूल जाता है, भाड़ में जाए ये यार, वो राजनीति में अपनी जगह, अपनी पहचान, थोड़े सा सत्ता में अपनी हिस्सेदारी उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका जो मूर्त रूप मायावती है, जो मानती है कि नहीं हम ब्राह्मण के साथ भी जाएंगे, सवर्णों के साथ भी जाएंगे, लेकिन हम सत्ता में हिस्सा, हमको बड़ा हिस्सा चाहिए।